फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है कर्ता प्लस धातु प्लस चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जैसे वह पढ़ चुकेगा, वह इस काम को समाप्त कर चुकेगा, ट्रेन पहुंच चुकेगी। तो इस तरह का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखने को मिलता है। इसका रूल है बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट रहेगा प्लस शैल या विल देंगे प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह इस काम को पूरा कर चुकेगा तो ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क या ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। निगेटिव में नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और शैल या विल प्लस उसके बाद नॉट देंगे, उसके बाद हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में पहला यस नो क्वेश्चन। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट अगर वाक्य में रहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नॉट प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा WH वर्ड रहे वाट वाई वेन वेयर हु हाउ प्लस उसके बाद सब शैल या विल देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वाक्य में नॉट रहे तो नॉट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं उसके जानने के पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको है। फ्यूचर माने भविष्य, परफेक्ट माने निश्चित, यानी जो कार्य भविष्य में एक निर्धारित समय में समाप्त हो उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहा जाता है। यानी जिससे वह कल तक इस काम को समाप्त कर चुकेगा। इसमें जो है टाइम का मेंशन, टाइम मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस टेंस। टाइम का इस टेंस में जिक्र जरूर रहेगा। जैसे पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट में इसका डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एन एक्शन दैट इज टू बी कंप्लीटेड बाय ऑब्लिक बिफोर अ सर्टेन डेडलाइन इन फ्यूचर इज केप्ट इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कोई कार्य भविष्य में एक निश्चित समय सीमा तक या एक निश्चित समय सीमा के पहले समाप्त किया जाने वाला हो, पूरा किया जाने वाला हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। यानी जब कोई कार्य भविष्य में एक निर्धारित समय में समाप्त होने को दर्शाए उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम। बाय का अर्थ होता है तक और बिफोर का अर्थ होता है पहले। जैसे पहला एग्जाम इसका बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट बाय ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम। बाय का अर्थ होता है तक और बिफोर का अर्थ होता है पहले। जैसे पहला एग्जाम्पल सोमवार तक मैं यह काम पूरा कर लूँगा या पूरा कर चुकूँगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इस वाक्य में जो है टाइम मेंशन हो गया कि सोमवार तक। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय मंडे। बाय मंडे यानी सोमवार तक मैं इस काम को समाप्त कर लूँगा या कर चुकूँगा। दूसरा एग्जाम्पल कि इस साल के अंत तक वह इस उपन्यास को लिख चुकेगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ही विल हैव रिटन दिस नॉवेल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तीसरा एग्जाम्पल कि ट्रेन 9 बजे के पहले पहुंच चुकेगी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बिफोर 9 o'clock। फ्यूचर परफेक्ट में टेंस में दूसरा पॉइंट कि जब भविष्य में दो कार्य हो तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस भी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। यानी बिफोर के पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे उसके आने के पहले हम लोग इस काम को पूरा कर चुकेंगे। तो इसका इंग्लिश पहले कौन काम पूरा कर चुके, हम लोग इस काम को पूरा कर चुकेंगे। तो यहाँ पर इसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे वी शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क और बिफोर ही कम्स। जैसे दूसरा कि वर्षा होने से पहले पौधे मर चुकेंगे या सूख चुकेंगे। तो यहाँ पर इसका जो है
इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तीसरा पॉइंट है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग लाइकलीहुड यानी संभावना या इन्फेरेंस अनुमान को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल कि तुमने खान सर का नाम सुना होगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ खान सर। या दूसरा कि शायद तुम गीता पढ़े होगे, तो इसका भी ट्रांसलेशन यू विल हैव रेड द गीता। तीसरा कि शायद वह मदर इंडिया फिल्म देखा होगा, तो इसका भी ट्रांसलेशन ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया। इन वाक्यों में विल की जगह मस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे शायद तुम सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर। इसका विल हैव से भी बना सकते, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर।